वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश ग्रामर सीरीज में, जहां हम बात कर रहे हैं टेंस की। फ्रेंड्स, हमारे जो पिछला टेंस पार्ट 3 जो क्लास थी, उसके अंदर हमने पास्ट टेंस के बारे में बात की थी। पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सभी रूल्स और जो यूज़ केस थे उनको हमने डिटेल के अंदर समझा था कि कहाँ कहाँ पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। उसी कड़ी में आज टेंस पार्ट 4 के अंदर हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। इसी के साथ टेंस पार्ट 4 के अंदर हम कंप्लीटली पास्ट टेंस को पूरा कर लेंगे और सभी यूज केस और रूल को समझ लेंगे। तो बढ़ते हैं क्लास में आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने देखा था कि वक्ता के बोलते समय, यानी कि अभी अभी अगर कोई कार्य कंप्लीट हुआ हो, पूरा हुआ हो, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार का यूज केस अगर भूतकाल के संदर्भ में हो, भूतकाल में हो, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो जाएगा। तो इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य या एक्शंस के लिए किया जाता है जो भूतकाल में पूर्ण हो गए थे, यानी कि बीते हुए समय के अंदर ही शुरू हुए और खत्म भी हो गए। ऐसे एक्शंस और कार्यों के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह जा चुका था, यानी कि जब वक्ता बोल रहा था, उससे भूतकाल की किसी घटना का वर्णन कर रहा था, तब तक कार्य पूरा हो चुका था। वह पत्र लिख चुकी थी, यानी कि ये बातें तो वर्तमान में हो रही है, लेकिन इसका संदर्भ भूतकाल है और उस समय भूतकाल में ही वो कार्य पूरा भी हो चुका था। हमने उसे देखा था, वह इससे पहले दिल्ली नहीं गया था। तो ये सभी जो एक्शंस है, ये कंप्लीट एक्शन है, पूरे हो चुके हैं। और पूरे भी कब हुए हैं? पास्ट टाइम में, भूतकाल में पूरे हुए हैं। तो ऐसे एक्शन के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया इन शब्दों के अंत में, वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह जा चुका था, वह लिख चुका था, इस प्रकार के वाक्य। हालांकि इन दो वाक्यों में नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं, हमने उसे देखा था, वह दिल्ली नहीं गया था। लेकिन यहाँ पर जो भाव है, वो भाव ये है कि ये जो एक्शंस है, ये भूतकाल में पूर्ण हो गए थे। तो इस प्रकार के भाव वाले वाक्यों के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। संरचना, अगर साधारण वाक्य की बात की जाए, तो सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट आता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा था, वहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव थी। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट टेंस के अंदर किया जाता है। अगर कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, आगे जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे वो हो, या अभी जो पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, सबके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और शेष जो भी एडवर्बियल एडवर्ब्स जो भी है, उनका प्रयोग किया जाएगा। वही बात करते हैं नकारात्मक वाक्य की, तो हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है। तो सेम ही स्ट्रक्चर रहेगी सकारात्मक वाक्य की तरह, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म विद ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल एडजेक्टिव, जो भी टाइम प्लेस वगैरह आते हैं वो इसके पीछे यूज होंगे। वही बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की। तो हम जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाती है। तो हेड हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर थी पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साधारण वाक्य की। तो शी हैड रिटन ए नॉवेल, उसने एक नॉवेल लिखा था या वो लिख चुकी थी। तो देखिए सब्जेक्ट आ गया है शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग हो गया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटन का यहाँ पर प्रयोग हो गया है। और क्या लिख चुकी थी? तो एक नॉवेल। तो सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, और देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज इस टेंस के अंदर किया गया है। राम हैड गॉन टू आगरा, आई हैड प्लेड मैच, शी हैड एडवाइज्ड सीता, शी हैड एडवाइज्ड सीता, शी हैड वार्नड यू। तो इन सभी में हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट आया है, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज देखने को मिलता है साधारण वाक्यों के अंदर। वहीं बात करते हैं नकारात्मक वाक्यों की। तो हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब हैड आई है, हैड के तुरंत बाद ही नॉट का प्रयोग देखने को मिलता है। तो शी हैड नॉट रिटन, अगर इसी इन्हीं वाक्यों को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें, तो इन सभी वाक्यों के हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग देखने को मिलता है। तो सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, और उसके पश्चात नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। वही बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की। तो हम जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। तो हैड का प्रयोग सबसे पहले हो गया है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हैड शी रिटन ए नॉवेल, हैड राम गॉन टू आगरा, क्या राम आगरा जा चुका था। हैड आई प्लेड ए मैच, क्या मैं एक मैच खेल चुका था।
हैड शी एडवाइस सीता, क्या वह सीता को सलाह दे चुकी थी। हैड शी वार्नड यू, क्या वह तुम्हें चेतावनी दे चुकी थी, वार्निंग दे चुकी थी। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर और उनके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यूज केस की। तो यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला यूज केस है पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट में यदि दो कार्य हुए हों, देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये हम जब हमने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा था उस समय इस एग्जाम्पल को देख लिया था, लेकिन क्योंकि ये यूज केस पास्ट सिंपल के लिए भी है और यही उपयोग पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए भी है, इसलिए हमने ये यूज केस यहाँ पर दोबारा देखा है। तो पास्ट में यदि कोई दो कार्य हुए हों, दो एक्शंस हुई हो, टू एक्शंस, तो पहले कार्य के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग और दूसरा कार्य जो बाद में हुआ है, बाद में हुआ हो, उसके साथ पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। यही फॉर्मूला हमने पास्ट सिंपल के उपयोग जब हमने देखे थे यूज केस, वहाँ पर भी इस रूल को समझा था। तो वो एक्शन जो पहले हुई हो और पूरी हो चुकी हो, कंप्लीट हो चुकी हो, तो बाद वाली जो एक्शन है उसके साथ पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। जैसे उस समय हमने एग्जाम्पल देखा था, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज जो है वो मर चुका था। तो एक एक्शन हो चुकी थी, उसके बाद में दूसरी एक्शन हुई थी। द क्रॉप हैड डिस्ट्रॉयड, फसल बर्बाद हो चुकी थी, बिफोर इट रेन्ड, वर्षा होने से पहले, यानी कि वर्षा जो बाद वाली एक्शन है उससे पहले ही फसल बर्बाद हो चुकी थी, एक पहला कार्य पूरा हो चुका था। तो पहले कार्य के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। वहीं जो दूसरे एक्शन है वहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है। द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी, बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, यानी एक एक्शन पूरा हो गया था। तो जो पहला कार्य हो गया है उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और दूसरे एक्शन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। वही बात करें एक और एग्जाम्पल की, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, मैं आया उसके जाने के बाद। तो देखिए एक्शन पहले हो बाद में हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन कौन सा कार्य पहले पूरा हुआ है, कौन सी एक्शन पहले पूरी हुई है, वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो मैं आया आफ्टर ही हैड गॉन, उसके जाने के पश्चात में आया, यानी कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था। तो जो एक्शन पूरी हो चुकी है उसके सामने साथ में हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है, और जो एक्शन बाद में हुई है वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया है। तो यदि दो एक्शन एक साथ हुए हों तो पहले जो एक्शन थी पूरी हो चुकी है उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरी एक्शन के साथ पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। और ये यूज केस हमने पास्ट सिंपल टेंस के जब यूज केस देखे थे वहां पर भी इसको डिटेल में समझा था। बात करें सेकंड यूज केस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज, दे विश, एज इफ, एज दो आदि के पश्चात काल्पनिक तथ्यों का वर्णन करने के लिए होता है। यदि हम काल्पनिक तथ्यों, मनगढ़ंत तथ्यों का, जो हम सोचते हैं, सोच हमारी जो सोच है, विचार कर रहे हैं, काल्पनिक है, ऐसे तथ्यों का जब हम वर्णन करें और इन शब्दों का प्रयोग हो तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे शी विशेज, अब देखिए यहाँ पे विश के साथ ईएस लगा है, वैसे तो एग्जाम्पल प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, लेकिन कामना कर रही है, काल्पनिक तथ्यों का वर्णन हो रहा है और इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, शी विशेज हमने देखा, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो शी हैड बिन बॉर्न इन 1942, वह ये सोचती है या इच्छा करती है, उसकी कामना है कि वह 1942 में पैदा हुई होती है। तो शी हैड का यहाँ पर प्रयोग हो गया है। ही टॉक्स टू मी एज इफ, अब देखिए एज इफ का प्रयोग यहाँ पर हो गया, तो एज इफ हम जानते हैं आएगा, अगर काल्पनिक तथ्यों का वर्णन करने के लिए एज इफ का प्रयोग हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो ही टॉक्स टू मी एज इफ, वह मुझसे बात करता है जैसे ही हैड बीन कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, जैसे वह फिल्म इंडस्ट्री से आया हो, वो मुझसे इस प्रकार से बात कर रहा है कि वो जैसे वो किसी फिल्म इंडस्ट्री से आया हो, यानी कि उसकी काल्पनिक सोच ऐसी लग रही है जैसे किसी वो अभिनेता हो, इस प्रकार का एटीट्यूड के साथ वो मुझसे बात कर रहा है। तो एज इफ के साथ वर्ब हैड का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी हुआ है। नेक्स्ट यूज किस तरफ बढ़ते हैं, यदि पास्ट में किसी कार्य के होने की उम्मीद की गई हो, भूतकाल में अगर कोई हमारी उम्मीद थी ऐसी कि ये काम हो जाए पर वो कार्य पूरा ना हो, हमने पास्ट के अंदर किसी चीज़ की उम्मीद की थी और वो कार्य पूरा नहीं हुआ हो, तो उसे अभिव्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों में सामान्यतः निम्न क्रियाओं का प्रयोग होता है, जैसे होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंट, सपोज, वांट। देखिए ये जो शब्द है ये सभी उम्मीद को व्यक्त करने वाले हैं। मुझे उम्मीद थी, मैं एक्सपेक्टेशन, मेरी ये कामना थी, मैं ये अपेक्षा कर रहा था, मैं ये सोचता था, मैं ये चाहता था। तो यानी कि उम्मीदवाचक वाक्य ऐसे हो जिनमें उम्मीद की गई हो लेकिन वो उम्मीद पूरी ना हुई हो, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल, आई हैड इंटेंडेड टू गो टू यूएसए लास्ट ईयर,
पिछले वर्ष में यूएसए जाने की मेरी प्लानिंग थी, मैं सोच रहा था, बट आई कुड नॉट गो, लेकिन मैं गया नहीं। तो मेरी जो उम्मीद थी, इंटेंशन था मेरा जाने का, वो पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर इंटेंड यानी इंटेंशन, भाव जो था मेरा जाने का, वो पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हैड का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। आई हैड होप्ड, मैंने उम्मीद की थी, दैट ही वुड कम टू सी माई डॉटर, कि वो मेरी पुत्री को देखने के लिए आएगा, ऐसी मैंने उम्मीद की थी भूतकाल के अंदर। लेकिन हो सकता है वो उम्मीद पूरी नहीं हुई हो। ऐसी स्थिति में पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस होप्ड थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ही हैड वांटेड टू सी मी बट अनफॉर्चुनेटली ही टेल इल, वह मुझसे मिलना चाहता था या मुझे देखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह बीमार पड़ गया। यानी कि मुझे उम्मीद थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो पास्ट की अगर हमारी कोई ऐसी उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई, ऐसे भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यूज केस की तरफ बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन हेतु सिंस, फॉर या ऑलवेज के साथ किया जाता है जो वक्ता के बोलते समय यानी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से पूर्व भूतकाल में शुरू हो चुके थे। यानी कि जब वक्ता बोल रहा था, जब जो वक्ता स्पीकर है, फर्स्ट पर्सन है, वो बोल रहा था, उससे पहले भूतकाल के अंदर वह कार्य प्रारंभ हो चुके थे। तो वहाँ पर सिंस, फॉर और ऑलवेज के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे राम हैड बीन ए सोल्जर फॉर 10 ईयर्स, राम 10 वर्षों से सैनिक था। यानी कि वक्ता ने जब बोला उससे पहले उसका कार्य यानी कि घटनाक्रम जो है वो शुरू हो चुका है, वो सिपाही उससे पहले बन चुका है। तो राम हैड बीन ए सोल्जर फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ पर फोर का यूज हुआ है क्योंकि 10 ईयर्स हमने सिंस फोर का प्रयोग पहले देख चुका है। ये एक अवधि है और अवधि यानी अनिश्चित समय के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वक्ता जब बोल रहा था उससे पहले भूतकाल के अंदर वो क्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि वो सोल्जर बन चुका है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे एक्शंस के साथ सिंस, फॉर और ऑलवेज के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग देखने को मिलता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैड बीन ए सोल्जर, वह एक सिपाही था, सिंस ही वॉज 18, जब वो 18 वर्ष का था वह तब से सिपाही है। यानी कि जब वक्ता बोल रहा है उससे पहले घटनाक्रम भूतकाल के अंदर शुरू हो चुका है। जब वो 18 वर्ष का था तब वह सिपाही, तब से वह सिपाही है। तो यहाँ पर 18 वर्ष एक निश्चित आयु है। तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ है पॉइंट ऑफ द टाइम बताने के लिए, सिंस का प्रयोग हमें ये देखने को मिलता है। बढ़ते हैं पांचवें यूज केस की तरफ। तो ऐसे वाक्य जिनके दो भाग नहीं होते, ऐसे वाक्य जिसके दो भाग नहीं है, एक ही वाक्य है, वाक्य ऐसा लगता है कि एक ही है, लेकिन प्रतीत होता है कि एक कार्य दूसरे कार्य से पूर्व ही समाप्त हो चुका है। इसे ध्यान से हम समझेंगे। ये एक अंडरस्टूड वाक्य, केवल समझने वाला वाक्य है। ऐसा तथ्यात्मक वाक्य में सामने दिया हुआ नहीं होगा, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वाक्य में दो कार्य हैं और एक कार्य दूसरे कार्य से पूर्व ही समाप्त हो चुका है। हालांकि वाक्य में से दो भाग होंगे नहीं, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि एक कार्य दूसरे वाक्य से पूर्व ही समाप्त हो चुका है। और ऐसे वाक्यों में सामान्यतः ऑलरेडी, बिफोर, अर्लियर जैसे शब्दों का प्रयोग होगा। तो ऐसे वाक्यों में एक कार्य लिखा हुआ होगा और दूसरा कार्य अंडरस्टूड होगा, यानी समझा जाएगा, उस केवल प्रतीत होगा और ऐसा लगेगा कि वो कार्य अब शुरू होने वाला है। देखिए एग्जाम्पल हम समझते हैं पहले से। विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर, विनय इससे पहले कभी दिल्ली नहीं गया था। देखिए एक ही वाक्य है, यहाँ पर हमें दो वाक्य नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो घटनाक्रम है। देखिए कैसे दो समय या काम है यहाँ पर, कैसे हैं इसे समझते हैं। सबसे पहला काम है दिल्ली जाना, जो कि पहला काम है। तो यहाँ पर हैड गॉन का प्रयोग हो गया, यानी कि वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो गया, गॉन। तो कोई बाद की स्थिति जैसे अब जाना या किसी समय तक नहीं गया हो, ये अब सेकंड काम हो गया। वापस समझेंगे कि वह आज से पहले दिल्ली, हो सकता है विनय अब दिल्ली जाने वाला हो, तब उसे कोई कह दे कि उसे अकेला नहीं भेजना है, आज से पहले वो कभी नहीं गया है, यानी कि एक घटनाक्रम तो पूरा हो चुका है, वो कभी गए ही नहीं। दूसरा घटनाक्रम ये है कि वो अब जाने वाला है। ये एक अंडरस्टूड भाव है, केवल समझा जा सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि या तो उसे अभी भेजने की तैयारी चल रही है, इसलिए इस संदर्भ में ये वाक्य कहा जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना कार्य खत्म कर चुका था। अब यहाँ पर इस वाक्य के अंदर एक अंडरस्टूड कार्य, पहला कार्य तो ये है कि काम खत्म होना, तो हैड फिनिश्ड हमने लिख दिया है, यानी कि एक तो काम उसने खत्म कर दिया है। और बाद की घटना ये मानी जा सकती है कि हो सकता है उसका बॉस आ गया हो या समय हो गया हो, ऐसा कुछ हो, उससे किसी ने पूछा हो कि क्या उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है, या उसे और कार्य देने की तैयारी चल रही हो, या ऐसे कोई किसी का मंतव्य हो ये जानने का कि क्या उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो वो दूसरा घटनाक्रम है, सेकंड थॉट है कि अब अगली घटनाक्रम है, लेकिन उससे पहली जो मुख्य घटना वो ये है कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो एक दूसरा जो घटनाक्रम है वो अंडरस्टूड है, केवल प्रतीत होता है कि दो कार्य यहाँ पर है, लेकिन पहला कार्य जब पूरा हो जाए तो वहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग देखने को मिलता है। बात करें नेक्स्ट यूज केस की, पास्ट परफेक्ट
टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग रिपीटेड एक्शन, बारंबार अगर कोई कार्य रिपीट हो रहे हो तो उन्हें व्यक्त करने के हेतु किया जाता है। जैसे ही हैड ट्राइड 5 टाइम टू कॉन्टेक्ट हर, ही हैड ट्राइड 5 टाइम टू कॉन्टेक्ट हर, उसने उससे संपर्क करने की 5 बार प्रयास की। तो यहाँ पर हमें रिपीटेड एक्शन फील हो रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि उसने बारंबार प्रयास किया है, रिपीटेड एक्शन है, तो यहाँ पर हैड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ही हैड बिन ट्राइड मैनी टाइम्स, उसने कई बार प्रयास किया टू गेट द जॉब देयर, वहाँ जॉब अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए उस जगह पर वो कई बार प्रयास कर चुका है। तो मैनी टाइम रिपीटेड एक्शन, कई बार ट्राई कर चुका है, तो यहाँ पर भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो रिपीटेड एक्शन के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे फ्रेंड यूज केस पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब हम देख लेते हैं पास्ट टेंस का अंतिम सब डिवीजन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट परफेक्ट में वो घटनाक्रम होते हैं जो कि भूतकाल के अंदर पूरे हो चुके हों। तो निश्चित तौर पर परफेक्ट कंटिन्यूअस का तात्पर्य ये होगा कि ऐसे घटनाक्रम जो भूतकाल में शुरू हो चुके थे लेकिन अभी भी भूतकाल के अंदर जारी थे जब वो बात की जा रही थी। तो इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य हेतु किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलते समय से पूर्व भूतकाल में लगातार जारी थे, भूतकाल के अंदर शुरू हुए और बात भूतकाल में ही जारी थी। जैसे राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। अगर किसी ने पूछा हो कि राम उस समय क्या कर रहा था, तो हम ये जवाब दे सकते हैं कि राम उस समय 2 घंटे से टीवी देख रहा था, यानी भूतकाल के अंदर जो कार्य है वो लगातार जारी था। बारिश सुबह से हो रही थी, यानी कि क्या वहाँ पर बारिश हो रही थी, तो हम उसका जवाब दे सकते हैं कि हाँ वहाँ सुबह से बारिश हो रही थी, यानी भूतकाल के अंदर कोई कार्य लगातार जारी था। तो उस संदर्भ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग और हैड का प्रयोग होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं तो बाद में बीन का प्रयोग होता है, वहाँ पर हैव बीन और हैज़ बीन का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हैड बीन का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और उसके पश्चात सिंस और फोर, और अंत में समय। और सिंस और फोर का यूज़ हम जान चुके हैं, यदि निश्चित समय हो तो सिंस, और समय की यदि अवधि हो तो वहाँ फोर का प्रयोग देखने को मिलता है। वहीं बात करें नेगेटिव टेंस की, तो हम नेगेटिव वाक्य की, तो वहाँ हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है तो हैड के बाद नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, और अंत में समय। और बात करें इंटर प्रश्नवाचक वाक्यों की, तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, और अंत में समय और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये था सिंपल स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं साधारण वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस। ही हैड बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, वह उसका सुबह से इंतजार कर रहा था। तो भूतकाल के अंदर ये घटनाक्रम जारी था। तो हम देखते हैं ही के साथ हैड और बीन, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब एक हैड ही है, तो चाहे किसी भी प्रकार का कर्ता हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हैड का प्रयोग ही देखने को मिलेगा। और सुबह एक निश्चित समय है तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ है। वहीं बात करें नकारात्मक वाक्य की, तो सेम वाक्यों को ले लेते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, तो ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग। और बात करें प्रश्नवाचक वाक्यों की, तो हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे आगे आ जाती है, तो हैड ही बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शी हैड बिन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पत्र लिख रही थी। तो देखिए 2 आवर्स एक अवधि है, निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पर फोर का प्रयोग हुआ है। इसी वाक्यों को नेगेटिव किया जाए तो हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है, तो हैड नॉट बीन हो जाएगा। और प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो हैड शी बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटों से पत्र लिख रही थी। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। राम हैड बिन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, राम 2 बजे से खेल रहा था। तो देखिए 2 o'clock एक निश्चित समय, तो सिंस का प्रयोग देखने को मिला है। और वहीं बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आ गया है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, तो हैड सबसे पहले आ गया है। हैड राम बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, क्या राम 2 बजे से खेल रहा था। तो ये तो सिंपल स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। नेक्स्ट यूज केस, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर हम देखें, तो सबसे पहले यूज केस है ऐसे एक्शन हेतु प्रयोग किया जाता है जो पास्ट में किसी समय बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम या अवधि पीरियड ऑफ टाइम से लगातार जारी थे। यानी कि देखिए समय बिंदु निश्चित समय के लिए हम जानते हैं सिंस का प्रयोग किया जाता है, और वहीं बात करें पीरियड ऑफ टाइम की, तो उसके लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। तो यदि भूतकाल के किसी समय से लगातार कोई कार्य जारी था तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि कई बार जरूरी नहीं है समय दिया हुआ हो, हमें समय नहीं भी दिया हुआ हो सकता है, लिए वहाँ पर हमें एक अनुमान लगता है कि हाँ ये भूतकाल से ही लगातार कोई कार्य जारी था,
तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कई बार समय नहीं भी दिया हो, सिंस 4 का प्रयोग यहाँ पर देखने को कई बार नहीं भी मिलता है, क्योंकि वहाँ पीछे उसके भाव होता है, अंडरस्टूड होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैड बिन राइटिंग सिंस डॉन। डॉन का अर्थ होता है सूर्योदय, डस्क यानी शाम होती है, तो वह सूर्योदय से जो पत्र है वो लिख रहा था, वह सूर्योदय से लिख रहा था। तो देखिए सूर्योदय एक निश्चित समय है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग देखने को मिला है। और लिख रहा था, भूतकाल की घटनाक्रम लगातार जारी है, तो हैड के साथ बीन और वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का प्रयोग हुआ है। शी हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रही थी। इसका मतलब भूतकाल में लगातार गा रही थी, समय जो है वो हमें फिलहाल ज्ञात नहीं है, निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, हम 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो देखिए 3 आवर एक अनिश्चित समय है, इसलिए इसके साथ में 4 का प्रयोग हुआ है, और हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस विद आईएनजी का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे एक्शन जो भूतकाल में लगातार जारी थे, उनके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज केस की तरफ। तो रिपीटेड एक्शंस को व्यक्त करने के लिए लाइक पास्ट परफेक्ट टेंस, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का अंतिम यूज केस देखा था कि रिपीटेड एक्शंस को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो सेम यूज केस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी होता है, इसका प्रयोग भी रिपीटेड एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। सेम एग्जाम्पल जो पीछे दिए थे वही हमने इसी टेंस के अंदर ले लिए हैं। ही हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर, उसने उससे कॉन्टेक्ट करने के काफ़ी प्रयास वो कर रहा था। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट द जॉब देयर, वह वहाँ जॉब प्राप्त करने के काफ़ी प्रयास कर रहा था। तो देखिए रिपीटेड एक्शन को व्यक्त करने के लिए केवल पास्ट परफेक्ट ही नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी होता है। तो ये तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट यूज केस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो ये थी आज की हमारी टेंस पार्ट 4, जिसमें हमने बात की पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उनके स्ट्रक्चर, उनके एग्जाम्पल्स और उनके इंपॉर्टेंट यूज केस को हमने देखा कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से हमें क्लियर होता है कि वाक्य को देखते ही हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर किस टेंस का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कंप्लीटली प्रेजेंट टेंस को समझ लिया था। पार्ट 1 में हमने प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस, और पार्ट 2 में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वहीं हमारा जो क्लास 8 थी टेंस पार्ट 3, उसमें हमने पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस को डिटेल में समझा था। वहीं अभी पार्ट 4 के अंदर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डीप एनालिसिस कर लिया है। इस प्रकार से 4 पार्ट के अंदर हम 2 टेंस को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि बहुत विश्वास भी है कि किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे बाहर कोई प्रश्न आने वाले नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास पार्ट 5 और पार्ट 6 होगा टेंस का, वहाँ पर हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। तो आगे कंटिन्यूसली आप इन पिछले वीडियो को देखते हुए पास्ट टेंस को कम्प्लीटली एग्जामिन कर लेंगे और ग्रेस्प यानी ग्रहण कर लेंगे, अच्छी तरह से इन रूल्स को समझेंगे, और अगली हमारी जो क्लास 10 और 11 होगी फ्यूचर टेंस से संबंधित, उसको भी ध्यान से देखेंगे, ताकि हमारे एक भी कॉम्पिटिटिव किसी भी प्रकार के स्कूल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हमारे कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो जुड़े रहिए 34 इंग्लिश क्लासेस के साथ। चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी उसका लाभ ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में फ्यूचर टेंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।